क्या दिग्विजय सिंह गद्दार है? ऐसा मैं नहीं, जनता आप पर आरोप लगाती है। क्योंकि कल जो सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग जो आपको उम्मीद के तौर पर देख रहा था, आज वो आप उन्हें धोखा देकर बीजेपी के हितैषी बन गए। कौन है दिग्विजय सिंह? क्या वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, या सत्ता देख सियासी पलटने वाला नेता है, या अवैध बजरी को लेकर सुर्खियों में रहने वाला माफिया है? माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया से भी करीबी रहा और मेरा सौभाग्य माननीय गहलोत साहब के भी बहुत करीबी रहा। भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन नहीं की। भारतीय जनता पार्टी तो 1995 से आज तक सामान्य ओबीसी वर्ग के साथ कुटाराघात किया। दिग्विजय सिंह डरपोक है, ऐसा मैं नहीं, जनता कहती है। डर के दो कारण है, पहला बजरी माफिया और दूसरा सत्ता का ऊंट किस और बैठ रहा है उसका अंदाजा आपको था, यानी कि गणित आपकी अच्छी थी, लिहाजा इसी डर के कारण आपको बीजेपी मित्र बना दिया ताकि आप बीजेपी आपके खिलाफ ना। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी, एससी को राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए? आपकी कमलेंद्र सिंह से बात होती है क्या? ये कौन है, मैं नहीं पहचानता। बजरी माफिया पर आपका क्या ख्याल है? आप समझ तो गए होंगे मैंने क्यों पूछा है। बजरी का अवैध खनन तो सरकार का राजस्थान लेवल के कोटा का एक बहुत बड़ा नेता जो दिल्ली में बैठता है उसका इसमें हाथ है। और भिल प्रदेश की मांग को आप किस नजरिए से देखते हैं? बात कही आपने भिल प्रदेश का जो नाम है, सामान्य वर्ग बड़ा डरता है कि नाम ही तो भिल प्रदेश है, भीलों पर राज्य, तो फिर हम कहाँ रह जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और मैं आपके साथ जुगल कलाल। आज का इंटरव्यू बहुत खास है, खास इसलिए क्योंकि आज सवाल नहीं आरोप है। ये आरोप इन पर इनके करीबी नेता, करीबी दोस्त और खास तौर पर जनता लगाती है। ये आरोपों की वजह से इनके राजनीतिक फैसले और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा दर्शाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह वो शख्सियत हैं जो सत्ता में नहीं रहकर भी जहां पर भी जाते हैं वहाँ राजनीतिक भूचाल ला देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिग्विजय सिंह जी, सबसे पहला आपका स्वागत है और कैसे हैं आप? कट टू कट का भी स्वागत है। वागड़ की धरती पे आपके चैनल को नई ऊंचाई मिले, ये हमारी शुभकामनाएं और आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल, कौन है दिग्विजय सिंह? क्या वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या सत्ता देख सियासी पलटने वाला नेता है, या अवैध बजरी को लेकर सुर्खियों में रहने वाला माफिया है? दिग्विजय सिंह एक सामाजिक क्रांति है जो किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर बंधुआ नहीं रहा, न ही किसी जाति के नाम पे राजनीति की। यहाँ के सर्व वर्ग के लिए, सर्व समाज के लिए हम लड़ते आए और मेरा पिछले 20 साल का सामाजिक जीवन इसी से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक दल आते जाते रहे पर यहाँ की सर्व समाज के हित में जो काम किया उसी काम को लेके चलते रहे। तो आरोप लगता लाजमी है कि हमने बड़ी बड़ी सरकारों से लड़ाई लड़ी है और जातिवाद का जो एक माहौल या गंदा जहर घोलने की कोशिश की, उसके विरुद्ध चल के हर बार हमने एक नई ऊर्जा के साथ काम किया और सर्व समाज को जोड़ने का काम किया। तो आरोप निस्संदेह लगते आए और लगते रहेंगे। एक आरोप और भी कि अवैध बजरियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला आरोप जो लगाती है जनता, कहती भी है सुर्खियों में। निसंदेह मेरे पे 2 मुकदमे हुए बजरी से संबंधित। वो दोनों में न तो चालान हुआ, न आज तक कोई कार्रवाई हुई, न मेरे पे ऐसा कोई धंधा मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर ऐसा बिजनेस करता तो उसके पीछे राजनीतिक कारण थे, सत्ता के विरुद्ध। और जिस दिन मुझे पकड़ा तो शायद 3:30 बजे की गिरफ्तारी हुई और 5 बजे मेरे एक केस में जमानत हुई। दूसरी जरूर चीज़ है कि एक थाने से डंपर उठाया मैंने, वो भी बजरी का। तो वो बजरी का इसलिए मुझे सामाजिक नेता के तौर पर उन लोगों ने बुलाया कि यार हम यहाँ पे बंदी दे रहे हैं और पुलिस हमसे बंदी ले रही है, ये आरोप था। मैंने वहाँ तत्कालिक एसपी से बात करी तो वो उस बात से चिढ़ गए और फिर इन बात नहीं हुई तो वो डंपर वापस वहाँ से निकाला। जबकि पुलिस ने उसको गिरफ्तारी शो की थी तो डंपर की चाबी कहाँ से आई? उस डंपर को मुझे उस पर मेरे पे 307 भी लगाई और कई प्रकरण, तो उसमें भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। और जनता जनार्दन ने बुलाया है तो ऐसे लोग जो हमारे व्यापार में टांग अड़ाते हैं उनके खिलाफ उन्हें एसपी साहब को यहाँ बेआबरू होकर जाना पड़ा। मेरा बजरी से अभी कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना। आप पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बड़े करीबी थे, इसके बावजूद भी आप बीजेपी में चले, क्या उन्होंने आपको रोका नहीं? क्या माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया से भी करीबी रहा और मेरा सौभाग्य माननीय गहलोत साहब के भी बहुत करीबी रहा। और इसके पीछे कारण कोई राजनीतिक नहीं रहा। मैं जिन मुद्दों के लिए लड़ा उन मुद्दों में जान थी तो उन लोगों ने मुझे उसके लिए तवज्जो दी। और माननीय वसुंधरा राजे जी ने जो मेरे मुख्य मुद्दा था उसके मांग में सर्वप्रथम घोषणा पत्र में लेने की बात करी थी, तो उनके प्रति मैं थोड़ा शुक्रगुजार था। तो उनकी राजनीतिक मदद भी करी और उनको उस चुनाव में जिताया। बाद में उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो तो उनको यहाँ से हमने हराया भी सही। और रही बात कि बीजेपी में ज्वाइन करने की, तो अभी तक तो मैंने भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन नहीं की। जरूर इनका समर्थन एज ए कार्यकर्ता किया है। अभी तक मैंने तो सदस्यता भी नहीं, ना कोई पदाधिकारी हूँ, पर उनकी मानसिकता और जो विचारधारा है वो
इस क्षेत्र में शांति और अमन की होगी और सर्व समाज को अगर साथ लेकर चलने की जो मंशा अब वो दिखा रहे हैं तो मैं उनका समर्थन निश्चित तौर पे मैं करूंगा। और अभी पहली बार इनके एक मंच के कार्यक्रम पे मुझे उद्बोधन का मौका मिला तो निश्चित तौर पे वो सामाजिक समरसता का प्रतीक है। अभी राजनीतिक लोग कुछ नहीं और मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। क्या वसुंधरा राजे से आज भी नज़दीकियाँ हैं क्या? वसुंधरा राजे जी से नज़दीकियाँ तो गया, उनका आशीर्वाद था और निस्संदेह वो तेज तराज हिंदुस्तान का बड़ा नेतृत्व राज परिवार से आते हैं। पर अभी निश्चित तौर पे पिछले 1-1.5 साल से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। नहीं, हाँ, होली दिवाली वार त्यौहार मैसेज और शुभकामना संदेश आपसे प्रेषित होते रहते हैं और उनका वो मातृत्व भाव के तौर पे मेरा उनसे जुड़ाव था, वो बनाया है। कोई दिक्कत नहीं। बीओपी को लेकर वो कोई बात करते हैं क्या आपसे, क्योंकि बीओपी के साथ आप नजर आए? ऐसा नहीं, ऐसा कोई न से तो मुझे वहाँ से रोका गया है, न कभी वहाँ से ऐसा कोई प्रयास किया गया, न इस संदर्भ में कभी किसी से बात हुई उनके ऑफिस से या उनके किसी कार्यकर्ता से या उनके खुद के द्वारा। तो ऐसा क्या माना जाए कि ये आपके इस फैसले में वो साथ है, क्योंकि सिया बगावत के तेवर तो उनके भी देखे गए? नहीं, वो जब से एक्टिव पॉलिटिक्स में थे तब बीएपी आई नहीं थी और जब वो चुनाव लड़े तब बीटीपी थी और तात्कालिक परिस्थितियों में जो भी हुआ तो मुझे नहीं मानता कि बीएपी बीजेपी में जो चल रहा है उसमें वसुंधरा राजे जी को किसी में भी इन्वॉल्व करना, शामिल करना जरूरी है। क्या दिग्विजय सिंह गद्दार है? ऐसा मैं नहीं, जनता आप पर आरोप लगाती है, क्योंकि कल जो सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग जो आपको उम्मीद के तौर पर देख रहा था, आज वो आप उन्हें धोखा देकर बीएपी के हितैषी बन गए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कटु तो है। गद्दार वर्ड की परिभाषा हिंदुस्तान के इतिहास में अलग अलग शब्दों में ली गई है, पर मैंने जो कार्यक्रम हाथ में लेके चलाया वो यहाँ के सर्वहारा सर्व समाज के हित में किया। मैंने समानता मंच का गठन किया, न कि सामान्य मंच का, ओबीसी मंच का, एसटी/एससी मंच का। मेरा उद्देश्य टीएसपी और नॉन टीएसपी के मुद्दों का था। हमारे टीएसपी के क्षेत्रों के साथ नॉन टीएसपी के लोगों से कुटाराघात था और हमारा हित बाहर के नॉन टीएसपी के लोग खाते थे। उसके लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी और यहाँ के सर्व समाज को, यहाँ के आदिवासी को, यहाँ के जैन को, यहाँ के राजपूत को, यहाँ के ब्राह्मण को, सबका फायदा हुआ। जो बढ़तियाँ बाहर जाती थी वो 50% बढ़तियाँ आई और निसंदेह उस भर्ती का लाभ यहाँ के सर्व समाज को मिला है और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। तो वो मेरा गैर राजनीतिक संगठन था और उसको छोड़ा, तो ये गद्दारी की बात नहीं है। और बीएपी के अंदर जाना भी तो बीएपी से जुड़ाव के पीछे एकमात्र कारण ये है कि भारत आदिवासी पार्टी जनसंख्या के आधार पर कोई बात कर रही है। हम भी जनसंख्या के आधार पर ही मांगते हैं। समानता मंच जब बना तो जो 30% की बात करेगा वही वागड़ पे राज करेगा, उसी उद्देश्य पे लेके चले तो वो बात पूरी हुई। तो अभी हमारा जो पंचायत राज है, हमको आशा ही इनसे करेंगे, क्योंकि बाकी दो पार्टियों उन्होंने पिछले 20 साल में हमारे हित में कोई काम नहीं किया और खासकर भारतीय जनता पार्टी तो 1995 से आज तक सामान्य ओबीसी वर्ग के साथ कुटाराघात किया है। और मैंने एक दिन पहले सलूम्बर में भी चैलेंज के तौर पर कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि कोई एक काम बता दे जो सामान्य ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया तो मुझे बता दे, तो मैं कल किसी भी राजनीतिक दल में नहीं रहूंगा, राजनीतिक कार्य करना छोड़ दूंगा। ठीक है, आपके बीएपी के साथ जाने या करीबी दोस्ती के इस फैसले को लेकर आपको क्या लगता है? क्या आपका फायदा हुआ या आप पर भरोसा करने वाले समानता मंच में जुटे हुए लोगों का नुकसान हुआ? मेरी व्यक्तिगत विचारधारा उनसे मिलती है। भारतीय आदिवासी पार्टी तो मैंने गत चुनाव में भी भाई राजकुमार जी के क्षेत्र में प्रचार किया। इस चुनाव में मैंने आसपुर और 84 में भी काम किया, डूंगरपुर में भी काम किया और 1-2 सीटों में मैं बाहर भी घुमाया और लोकसभा चुनाव में मैं खुल के उनके साथ था और तन मन धन से साथ था। वो मेरी नैतिक विचारधारा की लड़ाई और मैंने अभी तक मेरे मंच का उपयोग नहीं किया, न मैंने किसी कार्यकर्ता पर दबाव डाला, पर निश्चित तौर पे हजारों की संख्या में मत जो मेरे साथ जुड़े हुए थे वो भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार जी को मिले और ये आंकड़े बता रहे हैं। और सामान्य ओबीसी के बूथों पे भी बाप का वोट निकलना निसंदेह ही हमारी इस कार्यप्रणाली को लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसको मान रहा हूँ मैं। मतलब आपने समानता मंच से जो जुड़े हुए लोगों को धोखा नहीं दिया, ये कहना है आपका? मैंने समानता मंच के कार्यकर्ताओं को बुला के कभी कोई मीटिंग नहीं की और न कभी उनके विरुद्ध बात करी है, जहाँ वो अपनी स्वैच्छिक। और समानता मंच एक गैर राजनीतिक मुद्दा था, एक राजनीतिक पीरियड मेरा चालू हुआ है और अभी भी बाप के अंदर मेरी किसी पोजीशन पे नहीं हूँ। वो मुझे सम्मान देते हैं, मुझे कुछ कार्यक्रमों में इनवाइट किया और उनकी कार्यक्षमता और हमारी कार्यक्षमता मिलती है। विशेषकर हम सब विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं, राजकुमार जी के या कुछ भी, तो कहीं ये आज नकली राष्ट्रवाद पे जो दुकान चला रहे हैं उनसे अलग हम भी नमस्ते वत्सले मातृभूमि थोड़ा हिंद भूमि सुखम वर्धतम ये गाते हुए बड़े और हमारी राष्ट्र भावना का सर्टिफिकेट देने की हमें किसी जरूरत नहीं है। और विद्यार्थी परिषद से ये भी छात्र संघ अध्यक्ष थे, उमेश भी आए, भाई राजकुमार भी आए और मैं भी वहीं से निकला हूँ। तो निस्संदेह कहीं वो एक जैसा गठजोड़ है, तो वो अर्थिंग आज वापस हमको साथ लाने में सक्षम रहा है। ठीक है, दिग्विजय सिंह डरपोक है, ऐसा मैं नहीं, जनता कहती है। डर के 2 कारण हैं, पहला बजरी माफिया और दूसरा सत्ता का ऊँट किस और बैठ रहा है उसका अंदाजा आपको था, यानी कि गणित आपकी अच्छी थी, लिहाजा इसी डर के कारण आपको बीएपी मित्र बना दिया ताकि आप बीएपी आपके खिलाफ ना हो।
इसको लेकर क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह डरपोक है, इसका सर्टिफिकेट ये है कि मैं राजस्थान का सबसे पढ़ा लिखा, HS वर्ड होता है जो पुलिस या शब्द है, कानूनी शब्द नहीं है। तो मेरे पे ये डरपोक होने का 3-4 उदाहरण है अगर हैं तो ये कि डूंगरपुर जिले में किसी RS को रात को उठा के ले जाके उसको अच्छी कार्रवाई करना हो, किन्हीं कलेक्टरों के टेबल के काज बजाने हो, किसी CO को चलती VC से उठा के लाने की बात हो, या कई कार्यक्रमों में सड़कों पे कलेक्टर SP को लाना और आम बात है, और सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ते तो दिग्विजय। और मेरे को अगर बजरी चलानी तो मैं सत्ता के साथ जाता, सत्ता के विपरीत नहीं। मैं आज तक इतिहास रहा है कि मैं सत्ता के विपरीत रह के मैंने काम किया। मैंने 98 के अंदर चुनाव जीता छात्र संघ का, तो उस समय 4 दिसंबर को अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, तो मेरे पास लोग आएगा मैं NSOI ज्वाइन कर लें, और मैं NSOI ज्वाइन नहीं किया क्योंकि आपकी सत्ता आ गई इसलिए मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। और मैंने छात्र संघर्ष समिति 4 साल चलाई, और जब उनकी सत्ता में नहीं थे तब मैं उनके विपरीत जाके काम किया मैंने। आप CO वाला RS वाला बता रहे हैं कि आपने उठाया एक मीटिंग VC के अंदर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या मामला था ये? जिला परिषद में 2013 और 2018 की भर्ती के संदर्भ में कार्यक्रम चल रहा था, और यहाँ के ST SC और सर्व समाज के बच्चों की भर्तियों में तत्कालिक CO कोई परशुराम धानका थे, वो उस मेरिट में गड़बड़ कर रहे थे और बच्चे मेरे पास आए, तो उनसे हमने बार बार विनती करी तो ये नहीं किया। और वो हम जब उनसे कमरों में मिलने जाते वो ना कह देते। तो फिर एक दिन एक VC चल रही थी, शायद सुदर्शन सेठी सीनियर IAS ले रहे थे, तब मैं उनके कमरे में घुसा और राजस्थान लेवल की VC थी, और उसको बड़ा स्टाइल से मैंने माइक वो बंद करके जो उनको कहना था और बाइक चालू करके जो जयपुर को सुना था वो सुना दिया, और उनको मैं घसीटते हुए कलेक्टर के चैम्बर में ले गया था। और उसके 4 दिन बाद जिला परिषद की रात को भर्ती की लिस्ट निकली, वहाँ से भी छात्र संतुष्ट नहीं हुए। ST SC सभी बच्चों के साथ मैं धरने पर बैठा हुआ था, टंकी पे भी चढ़े। तो रात को उस परशुराम धानका को जिला प्रमुख की गाड़ी जो मैंने खुद चला के उठा के कह सकते हैं अपहरण, उन्होंने एक FIR भी थी मेरे और तत्कालिक कलेक्टर भट्ट साहब के खिलाफ, पर मेरा नाम शायद बाद में हट गया। भट्ट साहब ने उनके खिलाफ चार्जशीट दी, और उसके बाद परशुराम धानका डूंगरपुर नहीं आए, और उस सूची को संशोधित करके सभी समाजों के बच्चों का किया, और वो सर्व समाज के बच्चों ने आके मेरा अभिवादन किया था। उसमें मुख्य रूप से ST के बच्चे ज़्यादा थे। अब आप धरने पे क्यों नहीं दिखते? पहले तो आपने बहुत धरने दिए, अभी धरने नहीं देखे गए आप? नहीं, मैंने पिछले साल भी आपको ध्यान हो तो 2 आंदोलन मेरे उदयपुर में कमिश्नर ऑफिस पे हुए। 4 दिन का धरना दिनेश खोडनिया जी के ऑफिस के सामने हुआ, एक धरना कलेक्टर के सामने हुआ। हाँ, ये जरूर है मेरे साथ के लोग राजनीतिक पुंगी बजाते हुए चले गए, पर जब भी जिस मुद्दे पे जहाँ जरूरत पड़ी, समानता मंच का बैनर आप मेरा निकाल के रिकॉर्ड देख सकते हैं कि गई सरकार के वक्त जहाँ जरूरत पड़ी, भर्तियों में जहाँ भी गड़बड़ हुई, समानता मंच बोला, और कमिश्नर लेवल डिवीजन लेवल पर हमने कार्रवाई करी, पहले से भी ज़्यादा पुरजोर तरीके से विरोध करके, और उसमें लड़कों को फायदा करवाया। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर OBC, जनरल, माइनॉरिटी, SC को राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए? निसंदेह ये प्रश्न आपने कई अन्य नेताओं से भी किया और मैंने उनको आपके वीडियोस में देखा है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप इस सिस्टम को चलाएं तो एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। तो मेरा मानना है ST SC OBC सामान्य हम सब इस TSP क्षेत्र के अंदर एक गाड़ी के समान और 4 पहिए बराबर हालत में होंगे तो यहाँ का विकास की गति सुचारू रूप से होगी। ये 100% पंचायत राज में जो आरक्षण है वो निश्चित तौर पे यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, क्योंकि जिन गाँव में सामान्य OBC की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ ST का वही व्यक्ति बनता है जो कमज़ोर होता है, और उसको दबा के उसके अधिकार का उपयोग करके ये दलाल लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, और यहाँ सुचारू जो राजनीतिक परिवर्तन आए उसके लिए जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और जहाँ सामान्य वर्ग के लोग वहाँ ये देते हैं। तो ये भाजपा कांग्रेस ने नहीं किया, पर बाप से मुझे आशा है और कभी तक हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई, उनसे बैठ के बात करेंगे तो वो भी मेरी बात से स्वीकार करेंगे कि अगर आदिवासियों को असली आज़ादी चाहिए तो जो सामान्य के आदिवासियों के गांव हैं वहाँ जहाँ जनरल सामान्य के OBC ज़्यादा है वहाँ पे रोस्टर प्रणाली सामान्य के लिए नहीं कर रहा, रोस्टर में सभी आए, उनका अगर सरपंच बनना चालू करेंगे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होगा। क्या आपको लगता है कि BAP के नेता आपकी ये बात मानेंगे? मेरा BAP के व्रत चैनल से किसी से बात नहीं हुई, पर इनकी जो मानसिकता TSP क्षेत्र को लेके उनकी भी वही है, बाहरी से अंदर की लड़ाई थी और वो ये राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं। आज BAP के सांसद झारखंड और महाराष्ट्र के दौरे पे हैं, निश्चिंत वो पूरे देश की आबोहवा देख रहे हैं और उनके उस अभियान में हमारा समर्थन, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि झारखंड में जब नया स्टेट बना तो 30 साल शिबू सोरेन ने संघर्ष किया, वो सफल नहीं हुए। तो शिबू सोरेन ने अपने अंतिम उद्बोधन में कहा कि वहाँ की सामान्य OBC वर्ग जिस दिन हमारे साथ आया, हमको नया स्टेट बनाने में बहुत कम समय लगा और ये हमको पहले पता होता हम कर लेते। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है, सामान्य OBC वर्ग धीरे धीरे जाग रहा है। अब वो किस करवट ऊँट लेता है ये अलग बात है। तो हमारे इस मुद्दे पर अभी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो बड़े दिल से हमारे साथ आएंगे और ये काम उनको वो करेंगे। क्या आपकी कमरेंद्र सिंह से बात होती है क्या अभी भी? ये कौन है मैं नहीं पहचानता, क्योंकि आपके दोनों का लंबा याराना रहा है। आज की तारीख में जब आप BAP के साथ जुड़े
तो उन्होंने आपको लेकर कई सारे बयान भी दिए हैं, और इन सब को लेकर आप क्या कहेंगे? वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का कोई आदमी हो सकता है जो अभी समाज के किसी हलचल में नहीं है, और उसका अभी इतिहास अभी वो कहाँ है। पिछले 3-4 महीने से लोग पुलिस, 2 स्टेट की पुलिस उसको ढूंढ रही है, और समानता मंच में हजारों लोगों की आहुति, दिग्विजय सिंह भी नहीं था और कोई व्यक्ति नहीं था, ये लाखों लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को लड़ाए। उसमें कोई पद नहीं थे, कोई कार्यकारिणी नहीं था। कुछ लोगों ने समानता मंच के नाम पर चंदा हो गए, राजनीतिकरण और गलों में पार्टियों के पट्टे डाल के कार्रवाई की, इसलिए किसी पर आरोपित नहीं करता हूँ। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक जनमेदिनी मिलकर इस आंदोलन को लड़ी थी और अपने कार्य के लिए सफल हुई है। तो कमलेंद्र सिंह को आप नहीं जानते? नहीं, मेरे ऐसे किसी लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं है। बजरी माफिया पर आपका क्या ख्याल है? आप समझ तो गए होंगे, मैंने क्यों पूछा है आपसे? नहीं, मैं कोई विस्तार से आप बताएं, मैं बिल्कुल इस बात पे बात करूंगा, और निस्संदेह इस तौर पे बात करनी चाहिए कि अवैध बजरी पर क्या ख्याल है? अवैध बजरी खनन जो रास्ता में चलता है उस पर क्या ख्याल है, ये बता दीजिए। अवैध बजरी खनन मुद्दा कट टू कट चैनल और दिग्विजय सिंह के वक्तव्य से बहुत बड़ा है। आज राजस्थान के अंदर अवैध खनन के अंदर बड़े बड़े माफिया, भू माफिया शामिल हुए। मेरे जैसे को कह गए तो उनकी इंसल्ट है, मैं बजरी माफिया कहते हैं। आज राजस्थान सरकार के बहुत बड़े पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लेवल के संसद में बैठने वाले देश के 3रा नंबर का व्यक्ति व एक अन्य पूर्व कांग्रेस सरकार का मंत्री मिलकर राजस्थान के कई डैमों से अवैध टेंडर करा के, जब यह अधिसूचना चल रही थी तो भी बैकग्राउंड में, और वहाँ से आपकी पर्यावरण से कोई उन्नीस नहीं मिली, और उन्होंने बिसलपुर डैम हुआ, कोटा बैराज हुआ या सोम कमलाबाग के भी टेंडर कर दिए, और उसके पीछे कौन लोग ये पता करो तो असली बजरी माफिया वो है। मैं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा में रेल, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, नगर परिषद, पंचायत कहाँ हो रही, जबकि यहाँ लीज ही नहीं है। 2010 के बाद कोई यार तो ये रेत आ कहाँ से रही है? बजरी का अवैध खनन तो सरकार करा रही है, और इसमें सभी लोग, आज गुजरात से लोग बेचारे गाड़ियां लेके आ रहे हैं, उनको ये प्रशासन पकड़ रहा है, ओवरलोड के नाम पे पकड़ रहा है, उनकी लीज के नाम पे पकड़ रहा है। जबकि नमक के बाद बजरी ऐसी चीज है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, और बजरी की यहाँ कोई लीज नहीं है। अब इन्होंने सोमकमलाबाद डैम में टेंडर किया है, और इसमें बड़े बड़े माफिया शामिल है। राजस्थान लेवल के कोटा का एक बहुत बड़ा नेता जो दिल्ली में बैठता है, उसका इसमें हाथ है। और बिसलपुर के अंदर भी बात करें, मैंने इसमें आरटीए लगा के काम किया है, तो मैं यहाँ के लोगों, और बजरी से सर समाज जुड़ा हुआ, ट्रैक्टर चलाने वाला आदिवासी उसके ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं, डंपर चलाने वाला आदिवासी है, जेसीबी चला रहा है उनके भी ट्रैक्टर हैं। आज कहीं पे भी जिले में काम हो रहा है, उसी बजरी से आगे ठेकेदारी चल रही है, वहां भी सर समाज चल रहा है। तो बजरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, सरकार इसको लागू करे। पूर्व में इन्होंने यहाँ 11 टेंडर निकाले थे, रातों रात किसी बजरी माफिया के एक्शन से देव सोमनाथ से लगाकर बेणेश्वर तक 11 पार्ट में हमसे लाखों रुपए लिए, हमने उसमें भरा, और वो टेंडर आज तक नहीं हुए। तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और बजरी माफिया ने राजस्थान की सरकारें बदली हैं, ये भी आपने देखा है। कई बार 2-2 महीने जिनकी होटलों में पड़े रहे, जिनकी 11-11 राजस्थान में 150-150 लीजिए वो हैं। और आज सरकार के बड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता बजरी माफिया के तौर पे जो लीगल कार्रवाई करके अवैध तरफ से टेंडर कर रहे हैं, गलत तरीके से टेंडर कर रहे हैं। कौन है वो नेता? एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, और देश की सर्वोच्च पंचायत के बड़े अच्छी पोस्ट पे है, संवैधानिक पोस्ट पे उनका नाम लेना आपको समझदार है, दुनिया सब समझ रही है। कोटा से रिलेट करते हैं और देश की सर्वोच्च के कुर्सीपति हैं। और बाकी रहे राजस्थान के एक नेता हैं जो पूर्व में भी बहुत करीबी रहे, अभी राजनीति में थोड़ा वनवास है, उनका भी नाम चल रहा है। और कांग्रेस के भी महिला पर इशारा कर रहे हैं क्या? देखिए, मैंने जिन शब्दों में कहा उससे साफ प्रतीत होता है। और बहुत सारे घोटाले हमको इनको बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। कल यहाँ पे टीआईडी की बात हो या आपके बजरी की रिलेटेड बात हो, आपका ये बच्चों का पोषाहार का मामला, उस सब में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लिप्त हैं। उनके प्रमाण हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। दिग्विजय सिंह बजरी माफिया नहीं है, बजरी खनन नहीं करते, तो दिग्विजय सिंह पे करते क्या, व्यवसाय क्या है दिग्विजय सिंह का? दिग्विजय सिंह मूलतः तो कृषक है, उसकी इनकम कुछ किराए से आती है। एक स्कूल मेरा चल रहा है, मेरा एक रेस्टोरेंट भी रजिस्टर्ड है, और मैंने कुछ साल ठेकेदारी भी करी है। और अभी मैं खेती किसानी पे भी ध्यान देता हूँ, और मेरा रियल एस्टेट का भी काम है, और लोगों की दुआ से सारे बढ़िया काम चल रहे हैं। तो मेरा कोई अवैध कार्य नहीं है, और जो भी कार्य है वो बिल्कुल मैं सत्ता सुख से दूर रह के सर समाज के लिए लगा हुआ हूँ। बीजेपी कहती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, अगर वो हिंदू है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? ये एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है जिस पे रोज डिबेट होती है, रोज आरोप प्रत्यारोप होते हैं। पर मेरा ये मानना है कि राजनीति और धर्म दोनों अपनी जगह अलग अलग हैं, और कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जिस धर्म का पालन करना चाहे या धर्म से ऊपर उठ के कोई बात करना चाहे, उसको विमुक्त रखना चाहिए। राजनीति में आप किसी चुनाव चिन्ह पे बैठ के अगर धर्म की बात करके, तो जो लोग निश्चित तौर पे बाप के लोग कह रहे हैं, अगर नहीं है और धर्म पुड़ती है तो हो सकता है। और मैंने भी जहाँ तक पढ़ा है,
हिंदू शब्द पे तो मुझे भी ऑब्जेक्शन है। सनातन अलग चीज है, हिंदू तो इंडस नदी से ऊपर इंडिया और इंडू और सिंध से हिंद बना, और जो भी बाहर से आक्रांत है उन्होंने इनको इंडिया। आज भी हम गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो बोले हिंदुस्तान का मुसलमान हो, ईसाई हो या हिंदू हो, उसको हिंदी के नाम से जाना जाता है। चाइना के अंदर हम चले जाए तो हमको इंडी कहते हैं, वो इंडस से इंडी बना है। तो हिंदू शब्द जो आया है वो सिंधु से आया है और एक नदी का शब्द था और बाहर के आक्रांतों ने यूज किया है। बाकी रही धर्मपूर्वी और सनातन, ये जरूर दोनों पूर्व है, कहीं न कहीं इनकी जड़ें पहले मिक्स है, पर पहले कौन इसकी लड़ाई चल रही है। और मेरे पे भी आरोप है, तो मैं तो मानता हूँ जय भवानी, जय जोवाड़, जय श्री राम। तो शिव और शक्ति से दुनिया का सारा उत्कलन हुआ, और उसके बाद मैंने केवट के मुंह से जय जोहार सुना, और केवट के से कम उम्र के राम देखे तो सब बराबर समकालीन चल रहे हैं। तो इन सभी को साथ लेकर लिए चल रहा हूँ। मेरी निजी आस्था अलग है, मैं किसको पूजू नहीं पूजू, ये बाप भी मुझे नहीं रोक रही है और बाप वाले खुद भी किसी को नहीं रोक रहे। ये जरूर बता रहे कि उनका धर्म हिंदू धर्म नहीं है, और उनको मानने नहीं मानने में, कल आपके बाप के बड़े पदाधिकारी ने कहा है निश्चित तौर पे कि आदिवासियों में कई पंथ मानने वाले लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि धर्म को राजनीति से दूरी रखना चाहिए और सबको फ्री करना चाहिए, कौन क्या धर्म माने, और इससे कहीं फर्क नहीं पड़ता है। और इतना बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं आना चाहिए। सिख भी अलग धर्म की उपमा दे रखी है, जैन भी अलग धर्म दे रखा है। तो आपको अगर कोई धर्म पूर्ति कहता है, बाकी तो सूर्य की पूजा आदिवासी भी करते हैं, हम भी करते हैं, गाय की पूजा हम कर रहे हैं, वो भी पहाड़ पत्थर पूजते हैं, प्रकृति को पूजते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा मूल मानवता का धर्म एक ही है। आपने कहा कि बीएपी मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी को धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीएपी तो कह ही रहे हैं ना कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो क्या धर्म की राजनीति हुई या नहीं हुई? नहीं, वो धर्म की राजनीति नहीं कर रहे। उनको हिंदू के नाम पे आज देश के अंदर जो एक एजेंडा चलाया जा रहा है पिछले 5-7 साल से, उस एजेंडे के विपरीत अपने लोग को जागृत कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए हिंदू क्यों? हिंदू तो पहले भी था, कल भी है, और हिंदू कभी खतरे में मैं नहीं मानता। हिंदुओं को उकसा के आप खतरे में ला रहे हो, और निश्चित तौर पर राजनीति करने का अड्डा है। तो उसकी बीएपी शायद मुझे लगता है जो राजनीति करने का स्टैंड हिंदू के नाम पे उसके विरोध में अपने लोगों को जागृत कर रही है। और निश्चित तौर पर धर्म पूर्वी तो लगी रहे, पर वो सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को ईसाई नहीं मान रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो बहुत से लोग बीजेपी और केसरी गमछा पहन के, सलूम्बर में हमारे एक सांसद हुए महावीर भगोरा जी, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े और भजन गए, जय श्री राम बोले, और जब वो स्वर्ग लोग गए तो जब उनको अंतिम क्रिया के लिए गए तो वहाँ वो चिट्ठी कर और ताबूत में उनको क्रिश्चियन पद्धति से दफनाना पड़ा। तो वो तो एक बहुत बड़ा धोखा था। तो इससे तो ये बीजेपी के लोग बढ़िया ना, वो अपने आप को नाटक तो नहीं करे, वरना ईसाई नहीं है वो। और ईसाई बनने से ये जो संघ और भाजपा रोक नहीं पाई, उसका खामियाजा गुस्सा अब इन पे निकाल रहे हैं। और ये अपने मूल मुद्दों से, जैसे मन्नालाल जी और कुछ लोग डेली की बात करें, वो भटक गए। उनका काम विकास, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा होना चाहिए, और अभी वो रोज हिंदू पे ही बात आकर अटका देते हैं। आप डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ आते हैं क्योंकि आप सनातन में विश्वास करते हैं। बीएपी की आप अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, कैसे तालमेल बैठा और कैसे मित्र बने आप? आइडियोलॉजी विकास की है, सर समाज को साथ लेने की है। अभी माननीय मोदी जी की सरकार में 3 मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें एक जीतन राम मांझी है, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। एक और मंत्री साउथ से आते हैं, उन्होंने भगवान की शपथ नहीं ली। और एक मंत्री ये है उनके चिराग पासवान, जिनके पिताजी ने संसद में कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो ये आइडियोलॉजी तो आपके काम करने की क्षमता और साथ रहने की। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मोदी सरकार के अंदर 3 मंत्री हैं जो अपने आप को आदिवासी नहीं मान रहे हैं, और उन्होंने शपथ भी उस बात की नहीं ली है। आदिवासी क्या हिंदू नहीं है और मान रहे हैं, और उसकी शपथ नहीं ली है। और बीफ खाने वाले भी उनके साथ हैं। बीफ खाने वाले उनके कई स्टेटों में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो गौमांस भक्षण करते हैं। तो उनकी जो आइडियोलॉजी वहाँ नहीं है, तो मेरी आइडियोलॉजी तो मेरे क्षेत्र के विकास की और यहाँ की शांति की है। आप भाजपा पर काफ़ी मुखर हैं, तो बताइए खुल करके भाजपा से आपको क्यों इतनी खफा है भाजपा से? आप भाजपा से इसलिए खपा है कि हमारी जड़ें इसी से जुड़ी हुई थी, और उसको यहाँ बिठाने में हमने काम किया। इनका बेसिक संगठन था, चाहे वो संघ से रिलेटेड हो, चाहे वो दुर्गा वाहिनी हो, मेरी शिक्षा जिला संयोजिका रही है। मैंने विद्यार्थी परिषद में अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय दिए हैं। पर मैंने देखा धीरे धीरे इस क्षेत्र में जातिवाद की राजनीति में भी हवाला लगाने लगे, और साथ ही यहाँ रहने वाले एक वर्ग को इन्होंने सिर्फ बंधुआ मान लिया, उसके पक्ष में कोई काम नहीं किया। मैं कहता हूँ यहाँ के सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए 1995 से भाजपा सिर्फ घातक हुई, उसने सिर्फ हमारा नुकसान किया। भले हमारी पंचायत राज लिया हो, हमारी नौकरी लेनी हो, समानता मंच तोड़ने की, समानता रैली घोषित करनी हो, जब ये अशोक गहलोत जी ने हमें जो लाभ दिया उस लाभ के विरोध में कोई बोलने के लिए सबसे पहले इनका मंत्री बोला हो, या यहाँ हमारी जनसंख्या शून्य बताई, वो भी इनका पूर्व मंत्री बोला हो, या सामान्य वर्ग के पूर्व मंत्री। कौन पूर्व मंत्री ने कहा ऐसा, कब कहा, बताइए थोड़ा विस्तार। ये बहुत पुरानी विषय है। जब 2013 में ये जो अपॉइंटमेंट लागू हुआ, तो एक पूर्व मंत्री जो भी घर बैठ के, और हमने कभी उनका टिकट कटाया था, टीएडी मंत्री रहे दोनों ही, एक ने हमारी जनसंख्या शून्य बताई थी और एक ने इसका विरोध किया, तो उन दोनों के पुतले भी जलाए थे और बड़ा आंदोलन भी चला था, और उस पर हम पे मुकदमे भी हुए थे।
और जहाँ तक है टीएसपी क्षेत्र के अंदर हमने जो भी काम किया उसमें निसंदेह तौर पे टीएसपी क्षेत्र में जब समस्त सीटें रिजर्व हैं तो यहाँ जब भी मौका मिलता है एक बार जरूर हमारे महाराज कुंवर वर्तमान मारवाल साहब को राज्यसभा में भेजा, वहाँ भी राजनीति थी, उस रैली को कैंसिल कराओ तो मेरे पे दबाव था तुम कैंसिल कर दो, तुमको हम ये भेजेंगे। तो मैंने कहा मैं इस क्षेत्र की जनता से गद्दारी नहीं कर सकता, तो उसी खींच में उनको वहाँ भेजा, पर तो भी हमारा सौभाग्य क्षेत्र का व्यक्ति बना। अभी पुनः राज्यसभा खाली हुई तो चुन्नीलाल जी उदयपुर से रह रहे थे, तो चुन्नीलाल जी बढ़िया व्यक्ति थे तो उनको लोकसभा से लड़ा के लाया जा सकता था। एक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अन्य पदाधिकारी का हक मार के कर्मचारी को ऐसी ऑफिस में बैठे हुए को उसको ला के सांसद का चुनाव लड़ाए तो उनको वहाँ भेजते, और इस क्षेत्र का पाटीदार ब्राह्मण किसी को भी आप राज्यसभा में भेज के इस क्षेत्र के 32% 28% जो भी आबादी उसका भी बात करने के लिए एक मौका दे सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सामान्य ओबीसी के वोट लेती है और काम कुछ नहीं करती है। यहाँ के ओबीसी के लिए तो बहुत बड़ा जो 5% की छूट रीट में वो नहीं है, जो उम्र की छूट है वो नहीं है, तो सारे और सबसे ज़्यादा बड़ा वोटर ही ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी का वोट देते हैं, सिर्फ झुंझुना पकड़ाते हैं और बंधुआ मजदूर की तरह काम मिल रहे हैं। और मैंने इस चीज़ को पकड़ी और मेरा इसी बात का विरोध है, इसलिए मैं इनके साथ नहीं हूँ। भिल प्रदेश की मांग को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देश में छोटे राज्यों की विकास ग्रोथ ज़्यादा रहती है, इस आधार पर कई राज्य बने और वो भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाए। अब भील प्रदेश एक ऐसी कल्पना है जिस पे अभी बहुत बड़ी बहस चल रही है और निश्चित तौर पे लंबा संघर्ष इन लोगों को, यहाँ की जनता को करना पड़ेगा। अब वो किस तरह से होता है ये पता नहीं, क्योंकि 4 बड़े स्टेटों में जिनमें भाषा अलग है, नक्शा अलग है, ये लोग घूम रहे हैं, जो इसके नेतृत्व कर रहे हैं, इनके आदिवासी समाज की सामाजिक विंग भी है, इनकी राजनीतिक विंग भी है, सारे लोग काम कर रहे हैं। पर निश्चित तौर पर अगर किसी भी प्रकार की कोई कल्पना है तो यहाँ के सर्व समाज को लेना पड़ेगा, क्योंकि इस नए प्रदेश का जो इन्होंने नक्शा दिया है तो उसमें सूरत, इंदौर, उदयपुर ऐसी बड़ी सीटियां, तो निश्चित तौर पे सर्व समाज जब तक साथ होगा तो किसी निर्णय के लिए, और इतना बड़ा प्रदेश की कल्पना तो वो मेरी उनसे बैठ के एजेंडा होगा तो उस पर बात करेंगे। अभी मैं स्थानीय मुद्दों पे उनके बहुत चीज़ों पे उनके साथ हूँ, इसलिए उनका समर्थन है। एक बात कही अपने भील प्रदेश का जो नाम है, सामान्य वर्ग बड़ा डरता है कि नाम ही तो भील प्रदेश है, भीलों पर राज्य, तो फिर हम कहाँ रह जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? भील प्रदेश इस नाम के पीछे सामाजिक उनके अंदर भी लड़ाई है, भाजपा कांग्रेस भी अलग लड़ाई है, पर मेरा एक मानना है कि नाम क्या होगा वो तो काल के गर्त में है। पर अब राजपूताना या राजस्थान बना तो राजाओं का स्थान वो राजस्थान था, और राजपूताना भी तो राजपूतों के नाम से, तब भी जो लोग डर रहे थे और जिन्होंने विरोध किया आज वो भी भील प्रदेश से डर रहे हैं और भील प्रदेश का विरोध कर रहे हैं। किसी नाम से कुछ भी नहीं होता है, और नाम के आधार पर बने नहीं बने वो काल के गर्त में कैसी योजना बनती है और कैसे नहीं, पर नाम मायने नहीं रखता, बांध की विकास और यहाँ सर्व समाज की सोच क्या रहेगी उस आधार पर होता है। आज छत्तीसगढ़ झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की सरकार में सर्व समाज के मंत्री हैं और वहाँ विकास सबको साथ में लेके किया जा रहा है। तो ऐसा ये बड़ी कल्पना है, बड़े स्टेट हैं, और मैं अभी इनके इस मांग के और मुद्दे को समझ नहीं पाया। इनके साथ बैठ के मैंने भी आपकी तरह अखबार और सोशल मीडिया से ही पढ़ा है, जब आगे बात होगी तो खुल के उस पर मैं और उससे चर्चा भी करूंगा। ये हमारे साथ थे दिग्विजय सिंह, जिन्होंने हम इनसे सवाल पूछे, जनता के सवाल पूछे, डरपोक हैं या गद्दार हैं, दोनों पर उन्होंने बेबागी से अपना जवाब भी दिया। बीजेपी के साथ नज़दीकियों को लेकर भी बात कही, तो वो बीजेपी के साथ खिलाफत क्यों कर रहे हैं इसको लेकर भी अपनी बात कही। दिग्विजय सिंह वो नेता हैं या कह ले कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सत्ताधारी पार्टी के साथ नहीं रहते, लेकिन जहां भी जाते हैं वहां भूचाल ला देते हैं। कट टू कट लाइव पूरी कोशिश करेगा कि हर नेता को टटोला जाए, उसके अंदर छिपे जवाबों को और जनता के सवालों को उसको पूछा जाए। तो बने रहिए कट टू कट लाइव के साथ। नमस्कार, मैं जुगल कलाल।